बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्वालिफाई बीएड का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। ये हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है। बाकी जो चैप्टर नंबर 5 तक है वो इस यूट्यूब चैनल अली एकेडमी पर आपको सारी वीडियोस इसकी मिल जाएंगी। चैप्टर नंबर 6 का जो टॉपिक है वो है कॉग्निशन एंड डेवलपमेंट। अब सबसे पहले तो इस टॉपिक को देख लेते हैं, कॉग्निशन एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या है। हम देख लेते हैं कॉग्निशन क्या है। कॉग्निशन एक ऐसी टर्म है जिसमें क्या होता है, थिंकिंग, अटेंशन, लैंग्वेज लर्निंग, मेमोरी एंड परसेप्शन। ये एक प्रोसेस है और इसमें तमाम चीजें शामिल हैं। और ये कहाँ पर वाक़या होती है? ये सारी ब्रेन, दिमाग में वाक़या होता है। यानी कॉग्निशन का ताल्लुक जो है ना, जब भी आप कॉग्निशन या कॉग्निटिव का वर्ड जब भी आपके सामने आए तो आपने इसको हमेशा माइंड से कनेक्ट करना है, ब्रेन से कनेक्ट करना है। ये बात याद रखनी है। इसके लिए कुछ की वर्ड्स हैं वो आपने याद रख लेने हैं। देखें, इसमें परसेप्शन, डिसर्नामेंट। डिसर्नामेंट का मतलब होता है समझदारी। अब समझदारी का ताल्लुक दिमाग के साथ होता है। अप्रीहेंशन, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, कंप्रीहेंशन, एनलाइटमेंट, इंसाइट, इंटेलिजेंस, रीजन, रीजनिंग, थिंकिंग, कॉन्शियस थॉट। अब देखें, ये तमाम जो कीवर्ड हैं इससे आपको दो फायदे हो जाएंगे। एक तो यह है कि वोकैबुलरी आपकी मजबूत हो जाएगी और दूसरी बात यह है कि आपको जो कॉग्निशन डेवलपमेंट है उसके बारे में आपको पता लग जाएगा। ये कीवर्ड है, ये आपने याद कर लेने अच्छे तरीके से। इनको एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। जब भी ये वर्ड आए तो इसको मतलब है बात कॉग्निशन की हो रही है। इसलिए ब्लूम टैक्सोनॉमी में भी है, ये ब्लूम टैक्सोनॉमी है, उसके अंदर जो पहली डोमेन है वो कॉग्निटिव डोमेन है और वो मुकम्मल तौर पे माइंड के मुतालिक है, जो भी माइंड का प्रोसेस है। तो इसलिए जो चीज मेंटल प्रोसेस में आती है, जिसमें किसी चीज का जानना हो गया, सीखना हो गया, समझना हो गया, तमाम चीजें क्या किस में आती हैं? कॉग्निटिव में, कॉग्निटिव डोमेन में आती है। और कॉग्निशन का ताल्लुक हमेशा दिमाग के साथ होता है। इसमें यह है कि इंसान क्या करता है, किसी इन्वायरमेंट के अंदर जो है ना कोई काम करता है और किसी चीज को, नई सी चीज को सीखता है, फिर उसके बाद फैसला करता है। फैसला करने की कुव्वत जो है ना आपके दिमाग में होती है। फिर उसके बाद जो है ना कोई सेंसिंग और परसेप्शन के जरिए जो है ना क्या होता है, इन्वायरमेंट का अंदर जो स्टिमुली होती है वो आपको क्या करते हैं, आपके ब्रेन को जो है ना वो अफेक्ट करती है। उसके बाद सॉल्विंग प्रॉब्लम्स और मेमोरी का इस्तेमाल, ये तमाम चीजें कॉग्निशन में आती हैं। और अब दूसरा जो इसके साथ लफ्ज है वो है डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट के साथ इसमें दो बातें हैं। एक और लफ्ज इस्तेमाल होता है ग्रोथ और एक होता है डेवलपमेंट। अब ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं दोनों, ताकि कॉग्निशन के बारे में मैंने सारा बता दिया, इसके कीवर्ड्स बता दिए और साथ ही मैंने अटैच भी कर दिए हैं इसके। अब है ग्रोथ और डेवलपमेंट को देख लेते हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फर्क है? अच्छा, ये जो है ना ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये एक चार्ट मैंने अटैच किया है, इसको तवज्जो से देखें आप कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में मेन फर्क क्या है। ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज इन साइज और अदर बॉडीली चेंजेस व्हिच कैन बी सीन। ग्रोथ जो है ना जिसमें साइज के अंदर इजाफा, मतलब साइज जो है ना फिजिकली स्ट्रक्चर, हाइट, इंसान के ऑर्गन्स के जो मतलब साइज होते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है उसके हाथ छोटे होते हैं, ऐसे सब बड़ा होता चला जाता है, उसके हाथ बड़े हो जाते चले जाते हैं। इस तरह और भी मतलब बहुत सारी चीजें जो बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर में तब्दीली आती है, उसको देखा जा सकता है। अब आ जाते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट रेफर्स टू द आउटकम ऑफ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन। जो ऑर्गन्स के फंक्शंस होते हैं ना वो डेवलपमेंट में आते हैं। अब ग्रोथ इज एक्सटर्नल इन नेचर। ग्रोथ जो है ना वो फितरी तौर पे बैरूनी अमल है। डेवलपमेंट इज इंटरनल इन नेचर एंड वी कैन ओनली फील इट। अब डेवलपमेंट सिर्फ हम महसूस तो कर सकते हैं कि किसी काम में डेवलपमेंट हो रही है, बेहतरी हो रही है, नशोनुमा पा रहा है कोई चीज, तो लेकिन उसको देख नहीं सकते। जबकि ग्रोथ को हम देख सकते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर, हाइट, कलर और इस तरह ऑर्गन्स जो है ना उनके साइज जो है वो हम देख सकते हैं। फिर है ग्रोथ रेफर्स टू अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी। ग्रोथ जो है ना वो
जिस्म के खास हिस्से को जो है ना रेफर करता है। डेवलपमेंट जो है ना मुकम्मल बॉडी पे इम्प्लाई होती है। ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव इन नेचर होता है, जबकि डेवलपमेंट जो है ना क्वालिटेटिव इन नेचर है। क्वांटिटी का मतलब है क्वांटिटी की पैमाइश की जा सकती है, क्वालिटी की पैमाइश नहीं होती, क्वालिटी की बयान की जाती है। ग्रोथ इज लिमिटेड एंड स्टॉप्स एट सर्टेन लेवल ऑफ मैच्योरिटी। ग्रोथ जो है ये खास वक्त पे जाकर मैच्योरिटी के लेवल पे ये रुक जाती है और ये लिमिटेड होती है। जैसे कि इंसान जब मतलब जवान हो जाता है तो उसके बाद इसकी ग्रोथ रुक जाती है और फिर क्या होता है, फिर इसके जो ऑर्गन्स है जो जितने बढ़ने थे वो बढ़ जाते हैं, हाइट जो बढ़नी थी बढ़ जाती है। अच्छा, स्ट्रक्चर जो तब्दील होना था वो हो जाता है, उसके बाद ये रुक जाती है। जबकि डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है फ्रॉम वोम टू टॉम, यानी कि माँ की गोद से लेकर और कब्र तक जो है ना इसका ये डेवलपमेंट का प्रोसेस चलता रहता है। इस तरह अब आप हम देख लेते हैं, डेवलपमेंट का ताल्लुक ज्यादातर इंप्रूवमेंट के साथ होता है, ये बात आपने याद रखना है, जबकि कॉग्निशन का ताल्लुक भी इंप्रूवमेंट के साथ होता है, जबकि ग्रोथ का ताल्लुक जो है ना वो स्ट्रक्चर के साथ होता है। बस ये आपने याद रखना है। अब हमने कॉग्निशन एंड डेवलपमेंट, इसका मतलब है कि जो हमारे माइंड में जो चलता है उसके मुतालिक, और जो हो हमारी जो जो स्किल्स होती हैं, जो हमारी हमारी इंप्रूवमेंट होती है उसके मुतालिक इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देख लें, ग्रोथ और डेवलपमेंट में एक की जो वर्ड है ना वो याद रख लें कि फिजिकल पैरामीटर्स ओवर टाइम, कि वक्त के साथ जो है ना फिजिकल पैरामीटर जो है ना क्या होता है, बढ़ता है ग्रोथ में। हाइट, वेट, बॉडी प्रोपोर्शंस और जनरल फिजिकल अपीयरेंस जो है ना वो हमेशा तब्दील होती है ग्रोथ में। और जो डेवलपमेंट है वो ओवरऑल क्वालिटेटिव चेंजेस होती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी बॉडी में। तो आपने याद रख लेना। तो हमने यहाँ इस चैप्टर में कॉग्निशन एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, देखें, द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स आर टू एडजस्ट इन द न्यू इन्वायरमेंट इज द डेफिनेशन ऑफ। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि इंसान की वो काबिलियत जो मसाइल को हल करने के लिए हो, इंसान में वो काबिलियत जो मसाइल को हल कर सके या मतलब नए माहौल में एडजस्ट कर सके, उसको क्या कहते हैं? उसको हम इंटेलिजेंस कहते हैं। अब देखें इंटेलिजेंस क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि ना ऑप्शन में हम इंटेलिजेंस है इसके बारे में थोड़ा सा पता कर लेते हैं, इंटेलिजेंस क्या होता है। इंटेलिजेंस के लिए जो की वर्ड है ना वो आपने याद कर लेने हैं। द एबिलिटी टू लर्न, किसी भी चीज के सीखने की काबिलियत। द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज प्रॉब्लम्स, के किसी भी मसाइल या इतने मसाइल हों उनको पहचानने की काबिलियत। द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, और तीसरी चीज इसके अंदर है कि ऐसी काबिलियत जो उन मसाइल को हल करने में मदद दे, तो वो आपकी इंटेलिजेंस कहलाती है। अब हम इंटेलिजेंस का एक फार्मूला होता है उसके बारे में जानते हैं कि एक साइकोलॉजिस्ट है अल्फ्रेड बिनेट, उसने जो है ना पहली मर्तबा इंटेलिजेंस टेस्ट का तारुफ कराया था एक फ्रेंच गवर्नमेंट में। फ्रेंच गवर्नमेंट थी कि वो मदद करे ताकि ये जो फार्मूला है, ये मतलब टेस्ट है वो किस चीज का, कि बच्चों के अंदर जो है ना वो एक्स्ट्रा एकेडमिक असिस्टेंट है, कि बच्चों के अंदर जो है ना सीखने की हर एक के अंदर मुख्तलिफ सलाहियत होती है। तो ये मतलब उसने तारुफ कराया था इसको, इंटेलिजेंस टेस्ट को, तो जिसमें बच्चों की हमें हमें मदद मिलती है कि बच्चों की जहनी लेवल को चेक किया जाए। कंसेप्ट ऑफ आईक्यू वाज गिवन बाय बिनेट 1905, ये 1905 में अल्फ्रेड बिनेट ने इसको दिया था। सैमन एंड बिनेट gave the idea of MA mental age in 1908। अब इन दोनों ने MA का मतलब होता है मेंटल एज, 1908 में इसको क्या दिया था, ये आइडिया दिया था। फिर स्टर्न ने गेव द फार्मूला ऑफ IQ विदाउट 100 के बगैर जो है ना एक फार्मूला है ये मैं सारा फार्मूला आपको बताता हूँ। फिर स्टर्न ने जो है ना इसके अंदर क्या किया था, इस फार्मूले में फार्मूले को IQ लेवल को 100 के बगैर जो है ना उसने इसको एक नई शक्ल दी, जैसे कि MA बाई CA। अब देखो MA बाई CA जो है ना ये मतलब दो हो जाएंगे, एक मेंटल एज और एक क्रोनोलॉजिकल एज या करंट एज। 1912 में इसको दिया था। फिर उसके बाद टर्म मल्टीप्लाइड
दिस विद 100। अब टर्मन ने 1916 में इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई किया था। अब ये मुकम्मल फार्मूला कैसे बनेगा ये देख लें। द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग अ पर्सनस आईक्यू एज गिवन बाय जर्मन साइकोलॉजिस्ट विलहेल्म स्टार्न। इसका असल नाम विलहेल्म स्टर्न था। इन 1912 में क्या किया था उसने, इसको मुकम्मल तौर पे एक फार्मूला दिया था, वो देख लें क्या है। आई क्यू इक्वल टू मेंटल एज ओवर कोरोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई 100। अब ये एक मतलब फार्मूला है किसी भी बच्चे का जो है ना इंटेलिजेंस टेस्ट करने का। 69 और बिलो जो है ना, जो ये जो आईक्यू लेवल होता है वो इंटेलेक्चुअली पुअर बच्चे होते हैं, वो मतलब 1 से 2 तक मतलब इसकी जो परसेंटेज जो होती है वो होती है। 70 टू 79 जो है ना वो बॉर्डर लाइन होती है, 2 to 8% इसका निकलता है फार्मूले में। और 80 to 89 जो है ना बिलो एवरेज होता है, यानी कि एक होता है एवरेज, एक बिलो दी एवरेज है। तो 9 to 23 होता है, और 90 से 109 तक जो है ना एवरेज में आता है। 25 to 73% इसकी मतलब परसेंटेज निकलती है इंटेलिजेंस टेस्ट की। 110 से 119 हाई एवरेज होता है। अब देखो हाई एवरेज, एवरेज और बिलो एवरेज ये तीन हैं, आपने इसको अच्छे तरीके से देख लेना। फिर उसके बाद 120 से 129 गिफ्टेड होते हैं, 91 से 97 इसका निकलता है परसेंटेज, और 130 एंड अबव जो है ना वेरी गिफ्टेड होते हैं। तो ये जो है ना 98 से 99.5 या 100% तक होते हैं। अच्छा, इंटेलिजेंस टेस्ट में एक और बात कि साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक इसकी 4 इकसाम होती हैं। एक होता है इंटेलिजेंस क्वेश्चन, इसको IQ कहते हैं। एक होता है इमोशनल क्वेश्चन, उसको EQ कहते हैं। और एक होता है सोशल क्वेश्चन, इसको SQ कहते हैं। और एक होता है एडवर्सिटी क्वेश्चन, इसको AQ कहते हैं। ये 4 होते हैं। तो ये जो मैंने आपको फार्मूला बताया ये इंटेलिजेंट क्वेश्चंस का है। नंबर 1 को हम दोबारा देख लेते हैं। द एबिलिटी टू solve problems or to adjust in the new environment is the definition of intelligence। इंटेलिजेंस के बारे में सब कुछ मैंने बता दिया। फिर है पर्सनैलिटी, इसमें ऑप्शन नंबर जो ए लिखा है पर्सनैलिटी, वो याद रखें ये थ्योरी दी है गॉर्डन एल्पोर्ट्स ट्रेड थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। और बिहेवियर के बारे में क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाएगा। द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म इज। अब फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म कौन है, आप याद रखें फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म जो है ना JB वाटसन है, ये बात आपने याद रखनी है। अब बाकियों के बारे में देख लेते हैं। मास्लो ने क्या पेश की थी, मास्लो ने हायरार्की ऑफ नीड पेश की थी। वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। हायरार्की ऑफ नीड्स में ये है कि सबसे पहले ये फ्रॉम लोअर टू अपर लेवल पे जाती है, पहले तो ये याद रख लें। और इसमें सबसे पहले जो है ना फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, उसमें क्या है ब्रीथिंग, फूड, वाटर, शेल्टर, क्लॉथिंग्स और स्लीप वगैरह। फिर उसके बाद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ये दूसरी स्टेज है, उसमें हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर्टी, फैमिली एंड सोशल एबिलिटी। फिर इसमें थर्ड स्टेज जो है ना वो लव एंड बिलोंगिंग है, फ्रेंडशिप, फैमिली, इंटीमेसी, सेंस ऑफ कनेक्शन। उसके बाद है चौथी स्टेज कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, इसकी चौथी स्टेज है। कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, द नीड टू बी यूनिक इंडिविजुअल। फिर इसकी लास्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मोरालिटी, क्रिएटिविटी, स्पॉन्टेनिटी, एक्सेप्टेंस, एक्सपीरियंस, पर्पस, मीनिंग एंड इनर पोटेंशियल। तो ये जो हायरार्की ऑफ नीड्स है ये पेश की थी मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी, ये इसको कहते हैं। अब इसमें जो है ना जो लास्ट 2 है जिसमें बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल जो नीड्स हैं और सेफ्टी वाली हैं, ये जो है बेसिक नीड्स हैं इंसान की। फिर उसके बाद जो साइकोलॉजिकल नीड है वो 2 हैं, ये लव एंड बिलोंगिंग और सेल्फ एस्टीम। और जो लास्ट है वो सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स है, वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यानी कि 3 इसको आप कह सकते हैं इसकी कैटेगरी हैं कि बेसिक नीड्स में 2 आती हैं और साइकोलॉजी नीड्स में 2 आती हैं और सेल्फ फुलफिलमेंट में 1 आती है। तो अब इसके अंदर हम देखिए इसकी 5 स्टेजेस हैं, ये आपने याद रख लिए। चार्ट मैंने साथ में अटैच भी कर दिया है। और जो प्लेटो लिखा, प्लेटो ने थ्योरी ऑफ आइडियलिज्म पेश की है, अरिस्टोटल ने थ्योरी ऑफ रियलिज्म पेश की है। और इसमें JB वाटसन इसका फाउंडर है, जबकि इसमें BF स्किनर भी इसमें शामिल है। BF स्किनर जो है ना उसने भी बिहेवियरिज्म की ही थ्योरी को सपोर्ट किया है। अब क्वेश्चन नंबर 3, कंक्रीट ऑपरेशन अकर्स एट द एज ऑफ
7 to 12। ये जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो चिल्ड्रंस की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में है। इसमें जो है ना, देखें, इसकी 4 स्टेजेस हैं और इसमें 2 प्रोसेस हैं। इसकी कैरेक्टराइज जो है ना 2 प्रोसेस हैं, वो कौन कौन से, एक असिमिलेशन है और एक अकोमोडेशन है। और असिमिलेशन क्या होता है ये भी मैं बता देता हूँ। असिमिलेशन में ये होता है कि एक बच्चा जो है ना, जो प्रीवियसली नॉलेज होता है या प्रीवियसली जो नॉलेज की टेक्निक होती है, उसको नई सिचुएशन या नई चीज़ों के साथ रिलेट करता है। जैसे कि बच्चा हर चीज़ को, अब जैसे बच्चे को जो हर चीज़ जो मिलती है वो मुंह में डालने की कोशिश करता है, तो वो प्रीवियसली नॉलेज के हिसाब से उसको कनेक्ट करता है। फिर उसके बाद है अकोमोडेशन, जिसमें एक बच्चा जो है ना वो मॉडिफाई कर सकता है, यानी कि तब्दीली ला सकता है, और जो चीज़ उसके जहन में पहले से मौजूद है उस पे नई इन्फॉर्मेशन को पुट कर सकता है। तो इसमें लर्निंग न्यू स्किल, आप जिस तरह का फर्ज करो कि बच्चा है, उसको बताया गया है कि ये डॉग है, डॉग की 4 टांगे हैं, 2 कान हैं, इस तरह का। जैसे बच्चा जब भैंस को देखता है तो उसको देखने के बाद बच्चा उसको डॉग ही समझता है, लेकिन उसको जब बताया जाता है तो उसके अंदर स्कीमा फिट था कि ये डॉग है। लेकिन जब उसको बताया जाता है नहीं ये भैंस है, ये दूध देती है, ये जिस्म की भारी होती है, इसका रंग भूरा या काला होता है, तो बच्चा अब जो पहला स्कीमा था कि 4 टांगे और कान और 2 कान और आंखें, इस तरह जो है ना डॉग था, तो उसके साथ जो नई जो उसके नॉलेज उसको मिला है, वो अब उसको समझ जाएगा कि भूरे रंग की जो चीज़ हो, भारी चीज़ हो, या मतलब ब्लैक कलर की हो, या मतलब 4 टांगे हों और दूध देती हो, तो उसको भैंस कहते हैं। तो इस तरह ये अकोमोडेशन हो जाएगी। और इसके 4 स्टेजेस हैं, याद रखें। पियाजेस थ्योरी आइडेंटिफाइज 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ईच बिल्डिंग ऑन द प्रीवियस वन। इसमें 4 कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ। सेंसरी मोटर बर्थ टू 2 ईयर्स, पहली है इसमें सेंसरी मोटर। दूसरी है प्री ऑपरेशनल, जो 2 to 7 ईयर्स तक होती है। फिर एक कंक्रीट ऑपरेशनल 7 to 11 ईयर्स, और लास्ट में फॉर्मल ऑपरेशन 12 एंड अप, इससे ऊपर होती है। अब यहाँ पर सवाल पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, कंक्रीट ऑपरेशन अकर एट दिस एज ऑफ 7 to 12। तो कंक्रीट ऑप्शन देखिए यहाँ पर कितना है, 7 to 11, यानी कि 7 to 12 तक ये अकर होती है। क्वेश्चन नंबर 4, how many groups are usually made in experimental method? एक्सपेरिमेंटल मेथड में 2 ग्रुप हैं, एक तो है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक है कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में ट्रीटमेंट की जरूरत होती है और कंट्रोल ग्रुप में ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 5 है, चाइल्ड डेवलपमेंट स्टडी इज यूजफुल फॉर टीचर्स, टीचर्स के लिए बहुत जरूरी है, मुफीद है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज अप्लाइड टू। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है ना एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में शामिल होता है, ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 7 है, लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल स्टार्ट्स फ्रॉम जाइगोट, जाइगोट से जिंदगी स्टार्ट होती है, ये बात याद रखना है आपने। अच्छा, हाउ मैनी फैक्टर्स इफेक्ट ग्रोथ, ग्रोथ को कितने फैक्टर जो है ना इफेक्ट करते हैं, 2, एक हेरिडिटी और एक एनवायरनमेंट। हेरिडिटी कहते हैं जो विरासत से जो चीज मिलती है, और एनवायरनमेंट कहते हैं जो आपके माहौल से जो चीज आपको मिलती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्लासिकल कंडीशनिंग वाज प्रेजेंटेड बाय आइवैन पी पेवलोव, ये आइवैन पी पेवलोव ने इसको पेश किया था। बी.एफ. स्किनर ने बिहेवियरिज्म की थ्योरी को सपोर्ट किया है, जे.बी. वाटसन फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म है, और जॉन डेवी जो है ना ये प्रैग्मेटिस्ट था, एक्सपेरिमेंटलिस्ट था, और लर्निंग बाय डूइंग पे यकीन रखता था। क्वेश्चन नंबर 10 है, द वेरिएबल हुज इफेक्ट इज थॉट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसका मतलब जो है ना असर तलाश किया जाता है। द वेरिएबल विच इज अफेक्टेड बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल का असर हो जिस पर वेरिएबल पे, वो डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट देखें ना किसी पे निसार करने वाला, और इंडिपेंडेंट आजाद वेरिएबल को कहते हैं। तो इंडिपेंडेंट जो है ना वो डिपेंडेंट पे क्या करता है, असर करता है, और डिपेंडेंट जो है ना इंडिपेंडेंट का असर कबूल करता है, और इंडिपेंडेंट पे मतलब जो है ना कोई चीज असर नहीं करती, ज्यादा करती है तो एक्सपेरिमेंट से जो है ना इस पे असर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, वेरिएबल्स अदर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि एक वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा
विच कैन इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल को एक तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इफेक्ट करता है, उसके अलावा जो है ना क्या चीज इफेक्ट करती है, वो कौन सा रेलिवेंट वेरिएबल उसको इफेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 13, मेथड इन विच कीन स्टडी ऑफ एनी इवेंट और बिहेवियर इज मेड ऑब्जर्वेशन मेथड, यानी कि जिसमें आप किसी चीज का मुशाहिदा करते हैं बगौर मुशाहिदा, किसी भी इवेंट का बिहेवियर का, उसे ऑब्जर्वेशन मेथड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 स्टडी ऑफ बिहेवियर अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन इज, कंट्रोल कंडीशन में एक्सपेरिमेंटल मेथड आता है, ये बात याद रखें, कंट्रोल कंडीशन में एक्सपेरिमेंटल मेथड इस्तेमाल होगा। उसके बाद द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन इज स्टडीड इन डेवलपमेंटल मेथड, डेवलपमेंट मेथड जो है ना ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन इसमें स्टडी किया जाता है। 16 सेंसरी डिसेबिलिटीज आर स्टडीड इन सेंसरी डिसेबिलिटीज, वो साइकोफिजिकल मेथड। अब देखो 4 किस्म के मेथड है। ऑब्जर्वेशन में सिर्फ ऑब्जर्वेशन की जाती है, कीन ऑब्जर्वेशन। एक्सपेरिमेंटल में जो है ना कंट्रोल कंडीशन होती है। डेवलपमेंट में जो है ना क्या होता है, डेवलपमेंट में आपने ये पीछे पढ़ा है कि ग्रोथ होती है, ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रन। और साइकोफिजिकल में जो है ना सेंसरी डिसेबिलिटीज आर स्टडीड इन साइकोफिजिकल मेथड में। क्वेश्चन नंबर 17 है पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ायगोट टू 250 टू 300 डेज इज कॉल्ड, ये प्रीनेटल स्टेट होती है। ये जो है ना प्रीनेटल स्टेज पीरियड होता है। अब इसमें ज़ायगोट यानी कि ज़ायगोट से लेकर जो मतलब बच्चे के माँ के रहम में 9 मंथ होते हैं, वो तकरीबन 250 से 300 डेज बनते हैं। ज़ायगोट से लेकर बच्चे के मतलब पैदा होने तक वो प्रीनेटल पीरियड होता है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 18 है पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ टू 2 वीक्स होते हैं, वो न्यूनेट पीरियड होता है। 19 है पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 13 ईयर्स टू 19 ईयर्स, वो एडोलसेंस होता है। 20 है विच इज नॉट द हेरिडिटी फैक्टर, इनमें से कौन सा हेरिडिटी फैक्टर नहीं है। देखो जो विरासत में जो चीज मिलती है वो कलर, हाइट, आई कलर हो सकता है। डाइट जो है ना ये एनवायरमेंट से हासिल होती है। तो इसमें पूछा गया इनमें से कौन सा फैक्टर नहीं है, तो डाइट जो है ना वो एनवायरमेंट फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर है 21 विच इज नॉट द इन्वायरमेंटल फैक्टर, इनमें कौन सा इन्वायरमेंटल फैक्टर नहीं है, इनके बाकी इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं। डाइट, वाटर, लाइट ये इन्वायरमेंट से हासिल होते हैं, जबकि हाइट जो है ना ये हेरिडिटी फैक्टर है। 22 कॉग्निटिव डेवलपमेंट डील्स विद, कॉग्निटिव का जब भी लफ्ज आए आपने माइंड को ध्यान में रखना है। इसके लिए मैंने कुछ लफ्ज भी बताए थे, वो लफ्ज भी आपने याद रखने, परसेप्शन, कंप्रीहेंशन, अंडरस्टैंडिंग, ये तमाम जो लफ्ज है ना ये आपने क्या करना है, ये इसके साथ मैंने ये लफ्ज सारे कीवर्ड जो है ना अटैच भी किए हैं, ये आपने याद कर लेने हैं। उसमें यह है कि परसेप्शन, डिसर्नामेंट, डिसर्नामेंट समझदारी को कहते हैं, अवेयरनेस, अप्रीहेंशन, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, कंप्रीहेंशन, इनलाइटमेंट, इंसाइट, इंटेलिजेंस, रीजन, रीजनिंग, थिंकिंग, कॉन्शियस थॉट, ये तमाम वो लफ्ज हैं जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट आर डिस्क्राइब्ड बाय जीन पियाजे। जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस बयान किए हैं जो मैंने पहले ही बताई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता है, इसको देख लेते हैं। 24 है पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर्स इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जो बर्थ से लेकर 2 साल का अर्सा होता है वो सेंसरी मोटर स्टेज होता है। 25 है पीरियड स्टार्ट फ्रॉम 2 to 7 ईयर्स इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है। फिर उसके बाद 26 है पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 7 to 12 ईयर्स इन कॉग्निटिव, वो कंक्रीट ऑपरेशनल होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है पीरियड फ्रॉम 12 ईयर्स एंड ऑनवर्ड इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होते हैं। अब इसमें देखिए ना ये मैं थोड़ा सा आपको ये पिक मैंने अटैच किया साथ में, देखो ये सेंसरी मोटर स्टेज 0 to 2 ईयर ओल्ड है। कैरेक्टरिस्टिक इसमें क्या होती है बच्चे की, मोटर एक्टिविटी विदाउट यूज ऑफ सिंबल, ये यानी कि बच्चे की सेंस पे मबनी होता है, बच्चा क्या चीज समझता है कि जो चीज बच्चे के सामने जो चीज आई वो है, जो चीज सामने नहीं है वो नहीं है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड की थ्योरी होती है। फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज में 2 से 7 साल होते हैं, 2 to 7 ईयर। कैरेक्टरिस्टिक इसमें डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, मेमोरी एंड इमेजिनेशन, इसमें क्या होता है लैंग्वेज होती है, मेमोरी बच्चे की थोड़ी मजबूत होना शुरू हो जाती है, जबान सीखना शुरू कर देता है और इमेजिनेशन उसके अंदर आना शुरू हो जाती है।
कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है ना 7 to 11 ईयर्स होती है। इसमें क्या होता है, बच्चा थोड़ा सा मोर और लॉजिकल हो जाता है और मैथोडिकल और मैनिपुलेशन ऑफ सिंबल। अब दूसरी बात, चीजों को क्या करता है, वो पहचानना शुरू कर देता है चीज क्या चीज है। फिर 12 ईयर टू अप, उसके बाद है यूज ऑफ सिंबल्स टू रिलेट टू एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। जो सिंबल्स उसको दिए जाते हैं उनकी पहचान के बाद वो उसके मजीद तफसील बयान कर सकता है, तो इसको क्या कहते हैं, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। तो ये आपने अच्छे तरीके से इसको देख लेना है। 28 ए चाइल्ड फॉरगेट्स द थिंग आउट ऑफ साइट इन। देखो आउट ऑफ साइट का मतलब है बच्चे के सामने से चीज चली जाए और तो समझेगा बच्चा वो है ही नहीं चीज, उस सेंसिटिव मोटर स्टेज में आता है। ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त है। 29 चाइल्ड डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ अनसिस्टमेटिकली इन। देखो अनसिस्टमेटिकल मतलब वही है कि बच्चे को क्या होता है कि लैंग्वेज, मेमोरी, इमेजिनेशन, ये चीजें मतलब उसके अंदर आना शुरू हो जाती हैं। तो ये प्री ऑपरेशन स्टेज है, यानी कि बच्चा कुछ ना कुछ सीखना शुरू कर देता है, ये अनसिस्टमेटिकली है। 30 क्वेश्चन है, चाइल्ड थिंक्स लॉजिकली। जब लॉजिकली सोचेगा ना तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आ जाएगा, उसमें बच्चा लॉजिकली सोचता है। 31 whose रोल इज इंपॉर्टेंट इन मॉरल डेवलपमेंट। मॉरल डेवलपमेंट में देखिए, मॉरल डेवलपमेंट में पेरेंट्स, टीचर्स, पीर्स, इन सब का जो है ना रोल होता है। 32 है, इमोशनल डेवलपमेंट इज अफेक्टेड बाय। इमोशनल डेवलपमेंट जो है ना वो फियर, खौफ से, क्वारलिंग, पेरेंट्स, वालिदैन की लड़ाई झगड़े से, रिस्ट्रिक्शन, पाबंदियों से, इन तमाम चीजों से ये असर इस पे पड़ता है, इमोशनल डेवलपमेंट पे। क्वेश्चन नंबर है 33, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस इज लर्निंग। देखो परमानेंट जब भी चेंज होगी वो आपके बिहेवियर में वो लर्निंग से होगी, और एजुकेशन जो है ना वो एक्सपीरियंस होता है, याद रखें कि ग्रोथ रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। जब आप एक्सपीरियंस करते हैं और रिजल्ट हासिल करते हैं उसको एजुकेशन कहते हैं। जब आप कुछ सीख जाते हैं और अपने अंदर अपना लेते हैं तो वो परमानेंट चेंज बिहेवियर होती है, लर्निंग। 34 है, अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिज्म विच वन इज मोर विच वन इज इम्पोर्टेंट फॉर चेंज इन बिहेवियर। चेंज इन बिहेवियर के लिए क्या चीज जरूरी है, अब ये याद रखें, चेंज इन बिहेवियर में ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त है, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट जो है ना वो चेंज इन बिहेवियर में सबसे इंपॉर्टेंट है। बिहेवियरिज्म ये सोचते हैं, बिहेवियरिज्म जो अप्रोच रखते हैं। 35 है, स्टिमुलस इज नेसेसरी फॉर रिस्पॉन्स इज। ये कि स्टिमुलस जो है ना वो जरूरी है रिस्पॉन्स के लिए। ये क्या है, ये दो देखो ना, क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये बात याद रखें। इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ।